नमस्कार, स्वागत है आपका। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। तो मध्य प्रदेश में आज दिन भर क्या कुछ खास रहा, पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरों के साथ। तो आज की सबसे बड़ी खबर, भोजशाला में क्या मिला। भोजशाला में पहले दिन का सर्वे पूरा हो चुका है। क्या मिला आपको अपडेट देंगे। कहीं मांदर और कहीं ट्रेन में सफर, किस तरह से बीजेपी स्ट्रैटेजी बना रही है, प्रचार प्रसार कर रही है। मुझे क्यों छोड़ दिया मां, किसको मां ने छोड़ दिया, कैसी हालत में, ये भी आपको बताएंगे। भगोरिया में किस तरह से अब सियासी रंग देखने को मिल रहे हैं प्रचार के साथ, ये भी आपको बताएंगे। और परीक्षा के लिए 3 घंटे की जगह सिर्फ 1.5 घंटे कहां पर लग रहे हैं, ये भी अपडेट आपको देंगे। और 36 मौतों का गुनहगार आखिरकार गिरफ्तार हुआ है, कौन है ये भी बताएंगे। और लक्ष्मण का मोदी प्रेम आपको बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी के अब कांग्रेसी भी फैन बन रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं भोजशाला के साथ। तो धार भोजशाला मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कोर्ट से मिले निर्देशों के बाद एक्सपर्ट्स की टीम आज भोजशाला पहुंची। 5 एक्सपर्ट्स के साथ टीम ने भोजशाला का सर्वे किया। इसके लिए जीपीआर और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इस जगह को हिंदू पक्ष मंदिर बताता है तो वही मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद बताता है। भोजशाला में शुरू हुए सर्वे के साथ ही प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो गई है। पूरी रिपोर्ट देखिए। तारीख 22 मार्च, दिन शुक्रवार। 22 मार्च, दिन शुक्रवार, वक्त सुबह 6:30 बजे। भोजशाला सर्वे का पहला दिन। शुक्रवार का दिन मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास रहा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के आदेश पर धार स्थित भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो चुका है। दिल्ली और भोपाल से आई अफसरों की टीम ने शुक्रवार सुबह 6:30 बजे भोजशाला परिसर पहुंचकर भोजशाला में अपना सर्वे शुरू किया। वैज्ञानिक सर्वे के लिए पहुंची टीम की सहायता के लिए मजदूरों को भी लाया गया, जिन्हें मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद प्रवेश दिया गया। सर्वे के दौरान मोबाइल फोन प्रतिबंधित किए गए। भोजशाला में एएसआई सर्वे का पहला दिन पूरा हो चुका है। भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी 12 बजे भोजशाला से बाहर निकले। इस दौरान एएसआई टीम के साथ मौजूद हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता भी बाहर आए। याचिकाकर्ता गोपाल शर्मा ने IBC 24 से खास बातचीत में बताया कि एएसआई ने पहले दिन भोजशाला के भीतर जो सर्वे किया उसमें प्रारंभिक तैयारियों को किया गया, जिसमें शिलालेख, अंदर रखी मूर्ति और अन्य ऐसे जगह की टैपिंग की गई जहां से कुछ जानकारी मिल सकती है। हिंदू पक्ष के द्वारा भी एएसआई को कई तथ्य भोजशाला के अंदर बताए गए। फोटोग्राफी करी है, संस्कृत की ऋचाएं लिखी हुई है, शंख घंटा घड़ियाल बने हुए हैं, अष्टदल कमल है, यज्ञ कुंड है। 87 में जो फर्शीकरण हुआ था उसमें जो प्रतिमाएं निकली थी, जो अंदर खंबे आज भी रखे हुए हैं, जिसमें शिव पार्वती की आकृतियाँ बनी हुई, नटराज की प्रतिमा है, वो सारे उनकी इन्होंने फोटोग्राफी की है। एक और एएसआई टीम भोजशाला परिसर का सर्वे कर रही थी तो दूसरी ओर मुस्लिम समाज के लोग शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज अदा करने लगातार पहुंच रहे थे। नमाज के दौरान सर्वे को रोकने की बात उठी, लेकिन नमाज के समय से पहले ही सर्वे पूरा कर लिया गया। सर्वे में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को शामिल होना था, लेकिन मुस्लिम पक्ष से सर्वे में कोई शामिल नहीं हुआ। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उन्हें सर्वे की जानकारी ही नहीं दी गई। पक्षकारों को बुलाया गया था, माननीय हाईकोर्ट का निर्देश था कि पक्षकारों की मौजूदगी में सर्वे हो, लेकिन पक्षकारों को नोटिस शामिल कराना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम का काम था, वो नहीं करवाया गया। तो ये अपने आप में शंका। भोजशाला में सर्वे के साथ ही प्रदेश में इस पर सियासत भी शुरू हो गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष ने कहा, भोजशाला का सर्वे चुनाव के बाद भी किया जा सकता था। इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता ने पलटवार में कहा कि ये तो कांग्रेस की फितरत है। पहले ज्ञानवापी सर्वे पर सवाल उठाया, अब भोजशाला पर उठा रहे हैं। इलेक्शन के दौरान ही यह सर्वे क्यों? मालवा सेंसिटिव है तो फिर धार भोजशाला का मामला उठा है। 21 सालों तक भारतीय जनता पार्टी क्यों सोई रही? कांग्रेस को तो जो भी इस तरह के काम होते हैं उसमें पेट दर्द होता है। हमारा वादा है, जो हमने वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित करने का, हम उसको पूरा करेंगे। अभी आप सर्वे की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, सत्य की जीत होगी और निश्चित तौर पे जो सच्चाई है सबके सामने होगी। सर्वे के बाद तथ्यों के आधार पर कोर्ट तय करेगा कि भोजशाला परिसर सरस्वती मंदिर का था या कमाल मौलाना मस्जिद का। लेकिन फिलहाल इस पर सियासत गरमाई हुई है। धार से अमित वर्मा और इंदौर से अंशुल मुकाती के साथ विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल।
और आज इसी मुद्दे पर रात 8:30 बजे की डिबेट फेस टू फेस मध्य प्रदेश आप देखना ना भूलें। इस पर हम खास मेहमानों से चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सर्वे पर सियासत क्यों हो रही है। तो कांग्रेस की नई लिस्ट का है सबको इंतजार। इधर जारी है बीजेपी का धुआंधार प्रचार। खुद सीएम और पूर्व सीएम ने संभाली है कमान। जी हां, लोकसभा चुनाव की तारीखों की जैसे ही घोषणा हुई उसके बाद बीजेपी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रही है और इस दौरान सीएम और पूर्व सीएम का अनोखा अंदाज दिखा है। आप भी इस रिपोर्ट में देखिए। देखिए इन दो तस्वीरों को। एक तरफ है सीएम मोहन यादव तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुखिया शिवराज सिंह चौहान। एक तस्वीर शुक्रवार की है तो दूसरी तस्वीर गुरुवार की, लेकिन एक बात जो दोनों तस्वीरों में है वो है धुआंधार प्रचार। जी हां, लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी हुई है। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंडला पहुंचे, जहां सीएम ने सबसे पहले मां नर्मदा का पूजन किया, रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर उनका दिखा सबसे खास अंदाज। सीएम ने आदिवासियों के साथ जमकर मांदर बजाया और अपना अनोखा टैलेंट दिखाया। सीएम के साथ इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और भाजपा के प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद रहे। इसके बाद सीएम मोहन यादव बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के नामांकन रैली में शामिल हुए। आने वाले समय में भारत को नंबर 1 का देश बनाने के लिए हम और आप सब मिलकर संकल्प करें कि हम आने वाले समय में फिर एक बार आदिवासी क्षेत्रों से लेकर मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए अगर कुछ करने का प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक तरफ सीएम मोहन यादव प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रचार प्रसार की कमान पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी संभाले हुए हैं, जो पहले ही बोल चुके हैं कि वो पीएम मोदी को इस बार 29 सीटों की माला उपहार में देना चाहते हैं। वो निकले एक्सप्रेस ट्रेन के इस जनरल डब्बे में, जहां उन्होंने सफर का आनंद लिया, साथ ही यात्रियों का हालचाल भी जाना। पूर्व सीएम को अपने बीच पाकर जनता भी काफी खुश नजर आई। मुट्ठी बाहर वाले भी और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताने का संकल्प लीजिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी की 2 मुख्यमंत्रियों ने प्रचार प्रसार का मध्य प्रदेश में मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन कांग्रेस अभी भी काफी पीछे नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार मांदर की थाप में चुनाव के बाद कौन सी पार्टी जीत का जश्न मनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर जनता की चुनी हुई सरकार को खत्म करने का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गुरुवार की रात शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश के कई शहरों में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। भोपाल की तस्वीरें, सिंगरौली और जबलपुर की, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आज प्रदर्शन किया गया। तो जगह जगह शहर शहर इसी तरह की तस्वीरें आज देखने को मिली है। आपको बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। जेल से ही सरकार चलाने की भी यहां पर बात कही गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होगा। लेकिन फिलहाल तो सभी जगह शहर शहर सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भारी हंगामा हो रहा है, शहर शहर प्रदर्शन हो रहा है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पर आम आदमी पार्टी सहित तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि केजरीवाल को पद का मद है। शराब कांड के मामले में जब केजरीवाल के पास 9 बार समन गए, वो हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने रिलीफ नहीं दी, तो ऐसे में स्वतः ही इस्तीफा देकर पहले अपने ऊपर लगे आरोप को फेस करते और बरी होने के बाद वो अपनी सरकार चलाते। मुख्यमंत्री के रूप में जेल जाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी शराब कांड के मामले में जब 9 बार उन पर संबंध गए और वो कोर्ट में गए, हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट में जाने के बाद भी जब हाईकोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दी, तो ऐसे में स्वतः वो इस्तीफा दे करके अपने ऊपर लगे आरोप को पहले फेस करते और अपने को बरी होने के बाद वो अपनी सरकार चलाते। पद का इतना मोह, पद का इतना लोभ
हम नहीं समझ सकते कि ये केजरीवाल जी को शोभा देता है। अभी भी मौका था, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। खरगोन में होली के पहले होने वाले आदिवासी समाज के भगोरिया पर्व में राजनीतिक रंग देखने को मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी भगोरिया हाट पहुंचकर आदिवासी मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। सिरवेल में आयोजित भगोरिया हाट में एसटी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी पहुंचे और दोनों आदिवासी वेशभूषा में लोगों के साथ ढोल और मांदर की थाप पर जमकर थिरके। इस दौरान उन्होंने आदिवासी समाज के लोगों को गुलाल लगाया, भगोरिया और होली पर्व की बधाई दी। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार पोरलाल खरते भी धूलकोट पहुंचे और कांग्रेस विधायक केदार डाबर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नायक भगोरिया हाट पहुंचे। आदिवासी समाज के लोगों से मुलाकात कर उन्हें भगोरिया पर्व की बधाई दी। आदिवासी समाज के बीच में हम जा रहे हैं और उनके साथ में उनकी वेशभूषा में नाच रहे हैं। सभी देश के आदिवासियों को इस भगोरिया त्यौहार की हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हमारे कांग्रेस संगठन के समस्त पदाधिकारी और हमारे समाज के नौजवान युवा साथी मिलकर इस भगोरिया हाट में आए हैं और सबसे मिलजुल रहे हैं, कुशल से पूछ रहे हैं। खबर भोपाल से, जहां पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना की तारीफ की है। दरअसल मोदी सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि योजना काफी अच्छी है। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह के भाई हैं लक्ष्मण सिंह। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ग्रीन क्रेडिट योजना के माध्यम से पुनः वन लगाने की योजना बहुत अच्छी है। गुना जिले में सबसे ज्यादा वन काटे गए हैं और ऐसे में यहां भी इस योजना को लागू करना चाहिए। लोकसभा के लिए चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में खर्च होने वाली सामग्री की रेट लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कीमतें सामान्य रेट से भी कम है। इसमें रोजाना होने वाले छोटे छोटे खर्चों से लेकर बड़े खर्च भी शामिल है। इस लिस्ट में लाउड स्पीकर, साइकिल रिक्शा, बैटरी रिक्शा, पेन ड्राइव और पोस्टर से लेकर वाहनों के किराए भाड़े समेत 149 आइटम्स के रेट तय किए गए हैं। चुनाव अधिकारियों का कहना है कि राजनीतिक दलों की बैठक के बाद ये रेट तय किए गए हैं। चुनाव प्रचार में तेज आवाज में डीजे साउंड प्रतिबंधित किया गया है। तो चुनावी खर्च की रेट लिस्ट तैयार हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। ऑर्केस्ट्रा पार्टी रोजाना अगर आपको लेना है तो 8,000 रुपए देने होंगे। बैंड बाजा पार्टी 2,000 रुपए प्रतिदिन, इसके रेट फिक्स किए गए हैं। इसके साथ ही शहरी चुनाव कार्यालय के लिए 300 रुपए प्रतिदिन वर्ग फीट के हिसाब से दिया जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान किन किन आइटम्स का उपयोग किया जाता है, तो उन आइटम का एक रेट निर्धारित होता है और रेट निर्धारित होने के पश्चात ही लिस्ट होती है, इसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर हैं, प्रतिनिधि होते हैं, और उनके सामने ये रेट लिस्ट रखी जाती है और उनसे चर्चा करके विचार विमर्श करके ही इस लिस्ट को अंतिम रूप दिया जाता है। तो अब प्रत्याशियों को इस रेट लिस्ट के हिसाब से ही खर्च करना होगा ताकि उनका खर्च ना बढ़े और फिर बाद में चुनाव आयोग का सरदर्द ना बढ़े। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस हादसे की जिसने 36 मौतें दी। तो इंदौर में बावड़ी हादसे में पुलिस ने मंदिर समिति के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिला प्रशासन और नगर निगम ने रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में दोनों को आरोपी बनाया गया था। करीब 1 साल बाद अब जाकर के गिरफ्तारी हुई है। कार्रवाई से मंदिर समिति के अन्य लोग नाराज हैं। बता दें कि पिछले साल 30 मार्च को बावड़ी हादसा हुआ था। बावड़ी धंसने से 36 लोगों की मौत हो गई थी। 30 मार्च को यह पूरा हादसा हुआ था और देखिए आज 23 मार्च को फैसला आया जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भोपाल में हुए डॉग बाइट मामले को मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान में लिया है। प्रशासन से घटना की रिपोर्ट मांगी गई है। आयोग ने मुख्य सचिव को जांच के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें 2 दिन पहले 6 साल के एक मासूम पर कुत्तों ने हमला किया था। मासूम के चेहरे पर 25 टाके लगे थे। ये हमला इतना खतरनाक था कि मासूम के जबड़े से 3 दांत कुत्तों ने निकाल लिए थे। बच्चे की हालत गंभीर थी और उसके बाद अब मानव आयोग ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। यह हमला कितना भयानक रहा होगा इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बच्चे के चेहरे में 25 टांके आए हैं।
और अब आपको बड़वानी से दिल पसीजने वाली खबर बता दें, जहां जिला मुख्यालय के पास एक युवक को कपड़े से लिपटी हुई एक नवजात बच्ची मिली। बच्ची के हाथ में एक दूध की बोतल के साथ एक चिट्ठी भी मिली, जिसमें लिखा था कि आप जो कोई भी हो, बच्ची को किसी अनाथ आश्रम में मत देना, उसे खुद ही बड़ा करना। युवक ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल बच्ची स्वस्थ है। पुलिस अब बच्चे की मां की तलाश में जुटी है। पुलिस अस्पताल में 15 दिन के अंदर होने वाली प्रसव के रिकॉर्ड की पड़ताल करेगी। जिन महिलाओं ने बच्चे को जन्म दिया है, उनके पास बच्चे हैं या नहीं, ये देखा जाएगा। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। छोटी लड़की है, अज्ञात कोई व्यक्ति या महिला जो भी हो, वो छोड़ के चले गया, चढ़ाव पे दरवाजा खोल के रख के चले गया। इस पे तो कठोर कार्रवाई होना चाहिए, जो रख गया है प्रशासन की ओर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। इंदौर में एक बार फिर से हॉस्पिटल में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। बगैर फायर एनओसी और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के एएनएस हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा था। यहां 30 बिस्तरों वाला हॉस्पिटल के लाइसेंस पर 100 बिस्तर के हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा था। शिकायत मिलने पर प्रशासन ने हॉस्पिटल को सील कर दिया है और उस बिल्डिंग पर न्यू एएनएस हॉस्पिटल के नाम से संचालन किया जा रहा है। इस पर फरियादी विकास नंदवाना ने लोकायुक्त पुलिस के संज्ञान में लाते हुए मामला दर्ज करवाया। इंदौर के एएनएस हॉस्पिटल पर एक बार फिर से जो आंच है वो लग चुकी है। दरअसल एएनएस हॉस्पिटल को न्यू एएनएस हॉस्पिटल कर ज़रूर संचालित किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर फिलहाल किसी भी तरह का आप नाम जो है उसमें बदलाव नहीं देख सकते। न्यू एएनएस हॉस्पिटल कहीं पर भी आपको लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। दरअसल एएनएस हॉस्पिटल पर लगातार फर्जीवाड़े के आरोप जो है वो लगते आ रहे हैं और ऐसे में हाल ही में लोकायुक्त पुलिस के पास जो है इसके लिए एक नोटिस भी जमा किया गया है और इसकी शिकायत जो है वो भी लगाई गई है। कुछ समय पहले जब यहाँ पर पुलिस ने आकर सील किया था, जब यहाँ पर लोकायुक्त पुलिस ने भी सील किया था, स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी इसे सील किया गया था, तब यहाँ पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा भी कई शिकायतें जो थी वो मिली थी। ऐसे में फायर एनओसी जो थी वो भी इन लोगों के पास नहीं थी। इसी के साथ में कई इलाज जो थे उसमें भी जो गड़बड़ी थी उसके मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में जब यहाँ पर एक बार फिर से जाँच की गई तो दोबारा से वही गड़बड़ियाँ जो है वो सभी सामने आ रही है, जिसके चलते एक बार फिर से इसे बंद करने की जो अपील है वो लगाई जा रही है। और जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग जो है वो लगातार इसमें कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि एक बार फिर से एनओसी के साथ में यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है और इस हॉस्पिटल के खिलाफ जो भी ज़रूरी कार्रवाई वो की जाए, क्योंकि न्यू एएनएस हॉस्पिटल के नाम से ये हॉस्पिटल को दोबारा से संचालित ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन हॉस्पिटल वही की वही है। उसी तरह के फर्जीवाड़े आज भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। कैमरामैन संतोष जटवन के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। इसी उक्त अस्पताल को एएनएस अस्पताल को बंद किया गया। सीएमएचओ ने शिकायत के बावजूद वहाँ पे खामियां पाई और बंद किया। उसी अस्पताल को 7 दिन बाद फिर से नए नाम से नई अनुमति दे दी गई है और पुराने दस्तावेज लगे हुए। जब उसकी जानकारी निकाली हमने तो वो सत्य पाई गई, तो उसकी शिकायत हमने आज लिखित में लोकायुक्त ऑफिस में करी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर गीता गोइन के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। मामला मेडिकल कॉलेज के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन SEPM से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि डीन डॉक्टर गीता गोइन ने SEPM में भर्ती के लिए विज्ञप्ति पदों में आचार संहिता के दौरान फेरबदल किया, जिसकी शिकायत निर्वाचन कार्यालय तक पहुंची और मामले की जांच की गई। जांच में जिला निर्वाचन अधिकारी ने डीन डॉक्टर गीता गोइन को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का दोषी माना है और संभाग आयुक्त से डीन के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। आदर्श आचरण संहिता पे जो शिकायतें आ रही हैं, उन शिकायतों पे हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है, तो उसको हमने माना कि ये आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्रथम दृष्टया से आता है। इसके बारे में हमने आयोग को भी सूचित किया है और कमिश्नर जबलपुर को भी इसके बारे में उचित कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन के साथ उसको सूचित किया है। बेटियों की सुरक्षा तभी होगी जब उनकी बात सुनी जा सकेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्वालियर में बेटी की पेटी नवाचार के तहत पेटियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। पहली बार महिला बाल विकास विभाग आयोग ने बेटी बचाओ के बजट से ग्वालियर में 20 से ज्यादा पेटियां तैयार कराई है। इन नई पेटियों में महिला हेल्पलाइन के साथ जरूरी जानकारी भी अंकित की गई है। ये पेटियां हर परियोजना अधिकारी को दी जाएंगी। परियोजना अधिकारियों के जरिए थानों और कोचिंग संस्थानों के बाहर इन्हें लगाया जाएगा। साथ ही छात्राओं युवतियों के ज्यादा आवागमन वाले इलाकों में से लगाया जाएगा। DPO DS जादौन ने बताया कि हर थाने में बेटी की पेटी जल्द लगेगी और कोचिंग संस्थानों पर भी दिखेंगी। बेटी की पेटी
की सोच ये है कि इसमें यदि कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे जनरली लड़के लड़कियों का मूवमेंट एक साथ ज़्यादा रहता है, अगर उन्हें कोई ऐसा लगता है कि कोई उनके साथ में कोई छेड़छाड़ हुई है या छींटाकसी हुई है, तो उस केस में वो जहाँ पे नहीं आ पाती शिकायत के लिए तो उस पेटी में अपनी शिकायत डाल दें ताकि उनको समय रहते सुरक्षा मिल सके। इस उद्देश्य से ये अभी लगभग 20 स्थानों पर शहर में लगा रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24 और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर वाणी हमर गो। नमस्कार।